नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल टुडे। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस टॉपिक। एनालाइज द implications of the alleged recovery of unaccounted cash on the integrity and credibility of the higher judiciary in India। I'm sure आप जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में से अनअकाउंटेड कैश मिला है। राइट, ये हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। और ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस इश्यू को और अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाए, इसके डीपर रूट्स तक, जो कहते हैं ना, इसके कहाँ तक इसके जो ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे ये हुआ, सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती हैं। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉब कमेटी जो है वो भी सेटअप की है। ये जो प्रॉब कमेटी है, इसमें 3 हाई कोर्ट के जजेस हैं। और ये जो कमेटी है, इसका लक्ष्य यही है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी से बाहर आए और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर केस के साथ जुड़ी हुई है उसको डिस्पेल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट रिलीज़ किया है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सबमिट किया था। और ये रिपोर्ट जो है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनका भी यही कहना है कि इस मैटर को और ज़्यादा डीपर तरीके से प्रॉब यानी कि इन्वेस्टिगेट जो है वो इसकी करनी चाहिए। अब इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस प्रकार की चीज़ें जो है, इस प्रकार के रिपोर्ट्स जो हैं, ऐसे रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती है। जनरली ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल्ड प्रेस रिलीज की हैं। सो दिस इंडिकेट्स कि ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत ही सीरियस है और सुप्रीम कोर्ट ये मैटर को बहुत ही सीरियसली देख रही है। क्यों ना हो, क्योंकि जो हायर जुडिशरी हैं इसकी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो दाव पर है। जस्ट इमेजिन कि हाई कोर्ट के एक जज के मकान में से अचानक से पैसे मिलते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसे मिलते हैं। सो ये पैसे जो हैं वो कहाँ से आए, ये एक तो प्रश्न उठता ही है। अब जस्टिस वर्मा जो हैं, उनका दावा ये है कि ना तो उन्होंने ना तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने ये स्टोर रूम में पैसे जो हैं वो रखे थे। नाउ लेट मी टेल यू कि जो जजेस का बंगला होता है ना, तो उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको सिक्योरिटी मिलती हैं। ख़ास करके अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आपको पूरा एक प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसे कोई आपके घर में आ भी नहीं सकता। एज फार एज आई नो कि आपके घर में आना जाना है किसी को, तो पूरा रजिस्टर जो है वो भी मेंटेन किया जाता है। सो ये भी एक चीज़ है। पर एनीवेज, अब उनका ये दावा है कि ना तो उन्होंने ना तो उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने ये पैसे जो है वहाँ पर रखे हैं। अगर लेट्स से कि उनकी बात सच है तो बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। नंबर 1 इज़ के वॉज द मनी केप्ट विदाउट द जजेस नॉलेज। क्या उनको पता था, क्या उनको नहीं पता था? अगर लेट्स से उनको पता नहीं था, राइट, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या जो रेसिडेंशियल स्टाफ है उन्होंने वहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट रखी, क्या कोई बाहर से आकर रख गया, या फिर दोनों हो सकता है, राइट? क्या कोई कॉन्स्पिरेंसी चल रही है जज को डिफेम करने को लेकर? जो भी है, राइट, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जज साहब जो हैं वो इन्वॉल्व थे ही उसमें, क्योंकि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट इसको एक बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लास से इस चीज़ को देख रहा है। तो लेट्स होप कि इसमें हमें कुछ जो भी हकीकत है, जो भी सत्य है वो सामने आएगा। लेट्स होप कि विदाउट डिले एक डेफिनेटिव आंसर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। 1997 में एक रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये एक प्रकार का, आप समझ लीजिए, एक स्टेटमेंट या फिर एक प्रकार का व्हाट वी से मिशन स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। और उसमें इस पर्टिकुलर 1997 के रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ में ये एम्फेसिस किया गया है कि जजेस मस्ट अवॉइड एक्ट्स अनबिकमिंग ऑफ देयर हाई ऑफिस। मतलब ये है कि जो भी एक जज होते हैं ना, तो जज को एक अपने, क्योंकि वो जज हैं तो उनको उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी इन जनरल लाइफ जो है
इट शुड रिफ्लेक्ट कि वो एक बहुत ही बड़ी ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किसी भी ऐसे काम में अपने आप को इंडल्ज ना करे जिससे जुडिशरी की रेपुटेशन जो है वो दाव पर लग जाए। और ये पर्टिकुलर जो केस है अभी, ये जो यशवंत वर्मा का जो केस अभी सामने आया है, तो अगर ये राइट टाइम पर इन्वेस्टिगेट होगा तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी पर रहेगा। वरना फिर लोगों का ट्रस्ट जो है, पब्लिक ट्रस्ट जो है, वैसे भी अब धीरे धीरे जुडिशरी पर भी लोग जो है वो प्रश्न उठाने लगे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि इतना लंबा समय जो लगता है जस्टिस मिलने में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यशवंत वर्मा वाला जो केस है उसमें भी दशकों लग जाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जो हैं उन पर जो एक ब्राइबरी का केस है वो अभी 17 सालों से तो चल रहा है। सो ये कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल से लेकर सारी कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एजेंसीज हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ी हो, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोगों का ट्रस्ट है न्यायालय पर, उसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो जुडिशरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देम इफेक्टिवली। यहाँ पर इस डिस्कशन में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है या फिर टॉपिक नंबर 2 है, तो इसमें हम प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। रिसेंटली जो एक फॉर्मर CJI है उन्होंने क्या कहा, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट एज वेल। लेट मी हैव ए sip of water quickly. Right. तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। Former, and of course we are going to talk about solutions as well. Former CJI NV रमन्ना, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उन्होंने हाल ही में अपनी एक स्पीच में इंडिया की जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज किया है, इसकी निंदा की है। उन्होंने अपनी स्पीच में स्पेसिफिकली ये बात बताई है कि एक एवरेज सिटीजन जो है वो कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाता है, वो कोर्ट के दरवाजे या फिर कोर्ट का जो कहते हैं ना, कोर्ट के स्टेयर्स नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कोई कोर्ट केस किया और जनरली हमको यही फील होता है ना कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या होगा, किस दिशा में आपका जीवन जाएगा, यू कैन नॉट से। और आई एम श्योर आपके भी क्षेत्र में ऐसी कुछ बातें कहते होंगे। हमारे यहाँ पर तो ये कहते हैं कि भगवान 3 चीज़ें कभी आपको ना दिखाए। एक तो है हॉस्पिटल, दूसरा है पुलिस स्टेशन एंड द थर्ड इज़ कोर्ट। ऐसा कहते हैं कि भगवान ये 3 चीज़ें हमारे साथ कभी ना हो। जस्ट इमेजिन कैसे सिचुएशन है, हॉस्पिटल में एक आदमी जो है वो ठीक होता है, लेकिन वहाँ पर जाने से हम इतने कतराते हैं। क्यों? बिकॉज कई जगहों पर, सारी नहीं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, देयर इज़ नो डाउट यू नो अबाउट इट, एंड देयर आर सो मेनी गुड हॉस्पिटल्स एज वेल। लेकिन कुछ ऐसी हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स जो हैं या फिर डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम होती है। एक वक्त था जब डॉक्टरों को भगवान माना जाता था। सेम थिंग गोज़ विथ जजेस एज वेल, जजेस को भी भगवान माना जाता था, राइट। व्हेन आई से भगवान माना जाता था, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। एक बहुत ही ऊंचा दर्जा उनको दिया जाता था समाज में। और पुलिस की बात करें, यू नो द रेपुटेशन, राइट। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पर हमें पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे क्विकली हमें प्रोटेक्शन मिले। अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तो पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं और जहाँ पर हमें जाना चाहिए। अगर एक आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होना चाहिए कि पुलिस वालों को जब हम देखें तो वी शुड फील सेफ। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। पुलिस वाले को देखकर कुछ क्राइम नहीं भी किया है तो भी लोगों को डर लगता है। बचपन से ही एक डर है, और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारी रियलिटिकल जगहों पर, न्यूज़ में, डे टू डे लाइफ में कई बार हमने कभी ना कभी देखा है कि जिन्होंने वर्दी पहनी है, अगेन यहाँ पर यू नो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये बातों को समझना है, अपनी खुद की बुद्धि लगानी है। यू नो ये बार बार चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं और उनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बट ये 3 जगहों पर जाने से लोग कतराते हैं, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और जुडिशियरी, क्योंकि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस का पार्ट आप बन जाएंगे। अब
जुडिशरी की बात करें, जो बड़े बड़े कंसर्न्स उन्होंने उठाए हैं एक्स CJ रमन्ना साहब ने, तो उसमें उन्होंने बताया है डिलेज, एज यू ऑल नो, फिर पेंडेंसी, राइट, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दामिनी फिल्म, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। एक्सेसिबिलिटी, इट्स नॉट ईजी टू फाइल ए केस, या फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ के जो अच्छे वकील हैं उनको कोई साधारण व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता, राइट। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी मैं कुछ और ऐड पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्कस करनी है आज ही, मीन्स इसी सेक्शन नंबर 2 या फिर टॉपिक नंबर 2 का ही पार्ट है। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये भी आप जानते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लीगल प्रोसीडिंग्स, इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इंक्रीजिंग काउंट ऑफ फॉल्स केसेस, ये कुछ बड़े बड़े कंसर्न्स जो हैं उन्होंने सामने रखे। अब देखिए, पेंडिंग केसेस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये आप देखेंगे इसमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त से चल रहे हैं, राइट। तो ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDG, यहाँ से ये डेटा मुझे मिला है। और ये जो 20 साल लग जाते हैं या फिर ये करोड़ों केसेस जो पेंडिंग है ना, तो इसका एक स्लैंग भी है, इसको एक सार्केस्टिक तरीके से कहते हैं, इसको कहते हैं इंटर जनरेशनल जस्टिस। समझे आप? इंटर जनरेशनल जस्टिस, यानी कि पीढ़ियों तक न्याय की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी, लेकिन जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। पेटी क्रिमिनल केसेस जो हैं जिसको प्ली बार्गेनिंग से सॉल्व किया जा सकता है, अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म है प्ली बार्गेनिंग, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर कोई सिविल केस है, कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसको मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, ये भी सिविल प्रोसीजर कोड का पार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। तो ऐसे कुछ अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल है, प्ली बार्गेनिंग, मीडिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं चलती हैं। मीडिएशन एक्ट की बात करें तो 2023 में इसको एनेक्ट किया गया। मीडिएशन काउंसिल जो हैं ये आज तक एस्टैब्लिश जो हैं वो नहीं हुए हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 2008, लेकिन 17 सालों के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्शियल है। कुछ ऐसी 100 जितनी ग्राम न्यायालय जो है वो बनाई हैं, और इसमें से 50% जितनी जो हैं वो नॉन फंक्शनल हैं। तो चीज़ों के बारे में बातचीत होती है, सॉल्यूशंस पता है कि क्या सॉल्यूशंस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो जितनी पोजीशंस हैं टोटल, तो उसमें से 30% जितनी चीज़ें वेकेंट है, इतनी सीट्स वेकेंट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 22% जितनी वैकेंसीज हैं। जो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, जो बहुत अच्छे जजेस बन सकते हैं, तो वो हेजिस्टेंट रहते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ें? दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ देयर प्रैक्टिस, करोड़ों रुपए कमाते हैं, राइट। साल के कोई कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो साल के 15, 20, 50 करोड़ कमाते हैं। तो फिर वो अगर जज बनते हैं तो एक छोटी सी सैलरी के लिए वो क्यों जज बनेंगे? नंबर 1। नंबर 2 इज़ के उनके ट्रांसफ़र्स होंगे, फिर बहुत सारे रूल्स में वो बंध जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हमें गुड क्वालिटी ऑफ जजेस जो हैं वो मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैं आपको बात करने वाला था, तो एक तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, मीन्स इतना इनएडिक्वेट है कि कुछ राज्यों में अगर जितने जजेस हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हाई कोर्ट के या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज को, जितनी वैकेंट जगह है वो सारी की सारी अगर आप फिल कर देंगे तो जजेस को बैठने की जगह नहीं होगी, इतनी एडिक्वेट स्पेस कोर्ट्स में है ही नहीं। तो लेट्स से किसी कोर्ट में अगर 50 जजेस की ऑफिशियली इतने जजेस होने चाहिए और अभी 30 जजेस हैं, तो आपने और 20 जजेस इसमें ऐड किए ना, तो उन जजेस को बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है कोर्ट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेरा एक ऑब्जर्वेशन जो है वो ये रहा है कि जिन जगहों से सरकार को पैसे मिलते हैं,
आप जीएसटी की ऑफिस को देख लीजिएगा, आप कलेक्टर की ऑफिस को देख लीजिएगा, राइट। तो ये सारी जगह जो हैं वो टिप टॉप रहती हैं। और जिन जगहों पे, और ये चीज़ आपको ब्रिटिश राज के समय से देखने को मिलती है कि जहाँ से पैसे इनकमिंग हैं तो वो सारी ऑफिस टॉप नॉच रहती है, और जहाँ पर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो वो सारी जगहों पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशंस, जुडिशरी एक्सेट्रा। और यही एक कॉलोनियल हैंगओवर जो है वो आज के समय में भी आपको देखने को मिलता है। डू चेक आउट द बिल्डिंग्स, कोर्ट बिल्डिंग्स को देख लीजिए, उनकी फैसिलिटीज़ को देखिए, और देखिएगा ये जो दूसरी ऐसी ऑफिस हैं उनको, the allocation for the judiciary is less than 1% of the state budgets। और ज़्यादातर पैसे जो हैं, फंड जो हैं, वो सैलरी में ही खर्च हो जाता है। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट मीन्स उन फैसिलिटीज़ के लिए पैसे जो हैं वो बचते ही नहीं है। लिटिगेंट्स फेस इनकन्वीनियंस सच एज लैक ऑफ सीटिंग एंड इनएडिक्वेट लिटिगेशन रिलेटेड सर्विसेज। उनकी ग्रीवियंसेस जो हैं वो अनएड्रेस्ड रहती हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? वैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम क्यों मीन्स हम तो बहुत ही बाहर से चीज़ों को देखते हैं। जुडिशरी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको तो बहुत सारे सॉल्यूशंस पता है, लेकिन फिर भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए जहां पर जजेस, लॉयर्स, लिटिगेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेटर्स सब अपने अपने सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करें, और इन पर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए, इन पर एक थरो रिपोर्ट्स बने, और फिर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। और जो चीज़ें अभी तक डिसाइड हुई हैं पहले उनको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद कुछ नया करने के बारे में सोचें। देन एज वेल इट विल बी ए बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। इसी के साथ हमारी जो जस्टिस सिस्टम है इसको डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है, इसको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, इतनी गर्मी में काले सूट्स पहनकर जाना, वो बड़े बड़े हैवी रॉब्स पहनकर जाना, इट इटसेल्फ इज़ नॉट लॉजिकल, इज़न्ट इट। ये ब्रिटिश राज की सिस्टम थी, और वहाँ की जुडिशरी की चीज़ें यहाँ पर हमने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दी हैं। आज भी वेकेशंस होते हैं, दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पर वेकेशंस होंगे। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन होता है, हाई कोर्ट के वेकेशंस होते हैं। वो जब ब्रिटिश जजेस थे, जो फॉरेनर्स थे जजेस, राइट, तो वो गर्मियाँ सह नहीं पाते थे। आज एयर कंडीशंस और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वैकेशन की क्या ज़रूरत है। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एक सामान्य आदमी पढ़ भी नहीं पाएगा, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो समझ नहीं पाएगा कि किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। क्या आज के समय में जजेस को योर लॉर्डशिप और ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है एक समय पर जो किया जाता था, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और ख़ास करके ये जो जुडिशरी है इसको डीकोलोनाइज या फिर इंडियनाइज करने की ज़रूरत है। कॉलोनियल हैंगओवर जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, राइट। पास्ट की जो स्कीम्स है जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। और हम सब जानते हैं एक बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जस्टिस तो एक ऐसी चीज़ है जो, न्याय एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही स्विफ्टली और इनएक्सपेंसिव तरीके से मिले। आपने कई बार मुझे आज जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ विक्रम वेताल। विक्रम वेताल का जो एक शो आता था पहले, राइट, बहुत ही पुरानी एक सीरियल आती थी, यूट्यूब में आपको वो मिल जाएगा। विक्रम वेताल अगर नहीं देखा है तो देखिएगा उनके एपिसोड्स, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड आई वॉज ऑलवेज मैं जब मीन्स उस समय पर तो इतना पता नहीं था, बच्चे थे, लेकिन आज जब मैं चीज़ों को सोचता हूँ तो लगता है कि राजाशाही वॉज नॉट दैट बैड। मीन्स सारी चीज़ें राजाशाही में ख़राब नहीं थी। जस्टिस की बात करें तो स्विफ्ट जस्टिस जो हैं उसके केसेस आपको देखने को मिलते हैं राजाशाही में। सो विदाउट एक्शन क्रिटिसिजम्स विल कंटिन्यू टू सरफेस एंड फेड विदाउट रेजोल्यूशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती रहेगी। ऐसे जजेस जो हैं जो जिनके घरों में से पैसे मिलते हैं और फिर कहते हैं वो मेरे नहीं हैं,
तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते रहेंगे, राइट। क्रिमिनल्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना क्यों बढ़ता है? उनको पता है कि सालों लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक डर चला गया है कानून का, ये तब फिक्स हो सकता है जब पुलिस सिस्टम, पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको फिर से रीजुविनेट किया जाए, इसको फिर से टॉप नॉच बनाया जाए, वरना इस प्रकार की चीज़ें जो है वो चलती ही रहेगी, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज। ये सीरीज जो है, it will help you with these three things. Number one is critical analytical skill. It is a very rare skill, but it is highly valued in today's world and in future as well. इसी के साथ ये सीरीज़ जो है वो एग्जामिनेशन में आपको एक और एज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो सीरीज़ हैं ये एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर आप एक क्यूरियस व्यक्ति हैं जो चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने में दिलचस्पी रखते हैं, देन एज वेल दिस सीरीज़ विल हेल्प यू ए लॉट। इसी के साथ आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। इसी के साथ एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा एंड शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स या फिर अदर लव्ड वंस एज वेल। जो लोग ऐसा क्यूरियस लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप ये तीन चीज़ें रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो क्या होता है पता है, यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को मार्क करता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये वीडियो जो है वो अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, और फिर यूट्यूब जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वीडियोस देखते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन के लिस्ट में यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचाएगा एंड होपफुली वो देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो फिर वो आपकी तरह इस सीरीज़ का पार्ट बन जाएंगे, वो हर रोज़ देखेंगे एंड द चेन विल गो एंड ऑन। और जब ये ऑन होगा, जब ये बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली ये सस्टेनेबल होगा। क्यूरियसली एजुकेशन को भी थोड़ी बहुत इनकम होगी बिकॉज ऑफ दिस सीरीज़, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यूएशन में रख पाएंगे। सिंपल इज़ दैट। तो जैसे हर रोज़ मैं एक मेहनत करता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, तो एक छोटी सी चीज़ जो आप माइक्रो सेकंड्स में कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये चीज़ जो है वो आप हर रोज़ कीजिएगा, ख़ास करके जो रेगुलर स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड अगर कुछ नहीं है लिखने के लिए आपके पास, जस्ट राइट डाउन जय हिंद। एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि जो रोज़ की डिस्कशन होती है तो उसमें कौन सी ऐसी बात थी या फिर कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके दिल को छू गई, जिसने आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन का काम किया। तो वो चीज़ें भी आप पॉइंट वाइज नीचे लिखिए कि दिस वाज द थिंग, जुडिशरी की ये चीज़ें, कॉलोनियल हैंगओवर वाली जो बात थी वो मुझे पसंद आई, लेट्स से, तो आप उस चीज़ को लिखिए। सो वो भी कमेंट भी हो जाएगी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, फॉर मी एज वेल टू नो कि कौन सी चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आई। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। एनालाइज द श्रिंकिंग स्पेस फॉर पॉलिटिकल सटायर इन इंडिया एंड इट्स implications for freedom of speech and expression। हमारे देश में ये एक चीज़ है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो हर रोज़ एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं एक दूसरे के मुंह पर, हर रोज़, राइट, बाय ऑफ कोर्स हार्श वर्ड्स। डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलता है, किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं होता है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस या फिर तोड़ फोड़ नहीं होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस काफ़ी पावरफुल लोग हैं। अभी स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ बोल देंगे तो फिर आपकी पार्टी जो है वो उनके पीछे पड़ जाएगी। अभी क्या हुआ, कुणाल कामरा का एक लेटेस्ट वीडियो आया, और देखिए अब कुणाल कामरा की थिंकिंग, उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो एक विचारधारा के प्रति झुका हुआ है, वो तो क्लियरली नज़र आता है उनके वीडियोस में। और उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं सारे वीडियोस नहीं देखे हैं उनके, कुछ मैंने उनकी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, और कुछ चीज़ें पसंद आई हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव, लेकिन एक पॉलिटिकल टच तो रहता है। चलो ये वो उनकी क्रिएटिव क्षेत्र है, उनको जो सही लगे, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग। मैं कौन होता हूँ यहाँ पर बैठकर कहने वाला कि उनको ये पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसको। वो हमारे देश के सिटीज़न हैं, वो बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति हैं, इतने बड़े कॉमेडियन हैं। कॉमेडी का मतलब यही है कि वो इंटेलिजेंट हैं, राइट। एक बेवकूफ़ इंसान जो है वो कॉमेडी नहीं कर सकता, एक बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड जो है वही कॉमेडी कर सकता है।
एनीवेज, अब ये जो कुणाल कामरा है तो उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर एक बहुत ही आप इसको फनी कहेंगे अगर आप इसको कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप एकनाथ शिंदे साहब को सपोर्ट करते हैं एज ए पॉलिटिशियन तो फिर आपको ये बहुत ही भद्दा लगेगा। लेकिन उन्होंने ये ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा कि शिंदे साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, गद्दार शब्द का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने किया है। और इसकी वजह से फिर शिवसेना शिंदे मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। और फिर जो हैबिटाट स्टूडियो है, जो एच लिखा हुआ होता है ना वो पीछे, आपने देखा होगा बहुत सारे उनके वीडियोस, तो ये जो हैबिटाट स्टूडियो हैं उसको वेंडलाइज किया और जिस होटल में इसको रखा गया था वहाँ पर भी तोड़फोड़ की है। अब कामरा वॉज बुक्ड फॉर डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने भी कहा है कि कामरा जो है उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। सेना एमपी नरेश मास्के ने ये धमकी दी है कामरा को कि पूरे देश में कहीं पर भी तू अगर छुपा हुआ है तो वी विल फाइंड यू एंड तुझे देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर देंगे हम। अब लास्ट मंथ ऐसा हुआ था, जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने शिंदे साहब पर एक टिप्पणी की थी, आई थिंक इट वाज ऑन ट्विटर। तो जब वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए गए तो फिर उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि आपके पाप जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे। तो रिप्लाई में शिंदे साहब ने ये कहा कि जो महाकुंभ में वो गए ना, वो दूसरों के पाप को धोने के लिए उनको वहाँ पर जाना पड़ा। तो देखिए, इस प्रकार की चीज़ें दो पॉलिटिशियन, दो राइवल्स एक दूसरे को कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कुछ कह दिया या फिर आपने कुछ कह दिया या फिर कोई फेमस व्यक्ति ने कुछ कह दिया जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर ये धमकियां मिलने लगेगी, वायोलेंट रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। और देखिए, किसी ने अगर कुछ कहा है आपको पसंद नहीं है तो आप शब्दों के माध्यम से उसको फाइट कीजिए। लेकिन जब आप तोड़फोड़ पर आते हैं, मारपीट पर आते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसको वायोलेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें गारंटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है और आप जानते हैं इसके बारे में कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर आप भारत के पॉलिटिक्स और कॉमेडियंस का जो रिलेशन है या फिर कार्टूनिस्ट और पॉलिटिशियन का जो रिलेशन है वो देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमेशा से एक मस्ती उड़ाई है। और सिर्फ ये नहीं है, आप दुनिया के दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ पर तो कितनी मजाक होती है। जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, मजाक होती है पॉलिटिशियंस की, लेकिन पॉलिटिशियंस इसको लाइटली लेते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, पार्टी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है, कोर्ट्स जो हैं वो कोई स्टैंड लेती है नहीं लेती है, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ टॉपिक को देखेंगे। क्यों, पहले फिफ्थ टॉपिक को आप देखिए, हीट वेव के साथ जुड़ा हुआ है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी। ये टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या होगी, और इसी के साथ जो स्पेशल फोकस है वो एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर्स पर हमें रखना है। अब देखिए, समर की शुरुआत तो हो चुकी है। गोवा और महाराष्ट्र में फरवरी के एंड में, जनरली फरवरी का एंड जो होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, मार्च से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे 15 मार्च के आसपास से गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज गर्मी भी इतनी है कि मुझे भी 2-3 बार जो है वो पानी पीना पड़ा वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अभी थोड़ा स्टूडियो का काम जो है वो चल रहा है, मीन्स स्टार्ट होगा। ये जो जहाँ से मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये स्टूडियो को हम अच्छी तरीके से सेटअप करने वाले हैं और acoustic panels and there are so many other things that I need to add on. Okay. Also, ये जब मीन्स सेटअप हो जाएगा तो जो एयर कंडीशन और ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी, तो फिर रिकॉर्ड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, खास करके गर्मियों के समय में। बिकॉज जो रील्स हम बनाते हैं ना, जो दूसरे आपने वीडियोस देखे, तो उसमें जब लाइट्स और ये सारा सेटअप होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट एनीवेज, ओके, सो राइट, वेयर वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, महाराष्ट्र और गोवा की बात कर रहा था, राइट। तो
तो हीट की शुरुआत जो है वो मीन्स फर्स्ट हीट वेव ऑलरेडी ये महाराष्ट्र और गोवा में आ चुकी है, और फेब्रुवरी वॉज द हॉटेस्ट मंथ इन 125 ईयर्स ऑफ IMD रिकॉर्ड कीपिंग। जस्ट इमेजिन, पहले फेब्रुवरी तक ठंड होती थी हमारे देश में, अब फेब्रुवरी was the hottest month in 125 years of IMD record keeping. March saw temperatures deviating from the norm by as much as 3 degrees Celsius. ये इंक्रीज ही होगा टेम्परेचर। यमुना जैसी नदियाँ जो हैं वो ड्राई अप होने लगी है, और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, हेल्थ और इकोनॉमी पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर वॉज द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। 2025 कुड ब्रिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एस्टिमेट ये है कि ये जो हीट और ह्यूमिडिटी है इसकी वजह से 2030 तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश में क्या होगा पता है, जो टोटल लेबर आवर्स जो हैं उसमें से 5.8% लेबर आवर्स जो है वो ड्रॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक का ये एक कहते हैं ना, एक प्रेडिक्शन है कि जो हीट स्ट्रेस की वजह से दुनिया भर में 80 मिलियन जॉब लॉस होंगे, इसमें से 34 मिलियन जो हैं इट कुड बी फ्रॉम इंडिया। और ये जो लॉस्ट लेबर है इसकी वजह से पता है हमारी GDP जो है इसका 4.5, लेट मी राइट डाउन हियर, हमारा 4.5% जितनी हमारी GDP जो है वो रिस्क में आ जाएगी। एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं व्हेन इट कम्स टू हीट स्ट्रेस। 2022 में जस्ट देखिए, जो गेहूं है इसका प्रोडक्शन 15 से लेकर 20% जितना कम रहा बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, और मिल्क प्रोडक्शन जो है ये 15% ड्रॉप हुआ। जब मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, जब वीट का प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है, इसकी प्राइस इंक्रीज होती है। जब इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो अपने आप को और अपने परिवार को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। रिवर्स का पानी ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पब्लिक हेल्थ, ये सारी जगहों पर हमें स्ट्रेन फील होगा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तो हीट एक्शन प्लान्स, जिसको HAPs कहते हैं, तो ये भी तैयार किए। लेकिन ये HAPs जो हैं हीट एक्शन प्लान्स में भी बहुत सारे चैलेंजेस है। नंबर 1 जो है दैट इज़ लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है, राइट, जो लोकल लेवल पर जो ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मेरे शहर की ही बात करूं तो अभी दोपहर के टाइम पर ट्रैफिक लाइट पे लोग खड़े हैं और ऐसे ही खुले धूप में खड़े हैं, वो 2-3 मिनट वहाँ पर खड़े रहना, 3 मिनट के लिए 180 सेकंड्स के लिए खड़े रहना जो है, हीट स्ट्रोक के कितने सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर या आप शेड्स लगा दीजिए, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होगा कि पेड़ उगा दीजिए वहाँ पर, राइट, तो पेड़ की छाँव में तो एटलीस्ट लोग खड़े रहेंगे। तो ये सारा लोकल कॉन्टेक्स्ट पर ऐसे सॉल्यूशंस, अलग अलग जगहों पर पानी के पॉइंट्स रखे जाएं, राइट। इनसफिशिएंट फंडिंग रहता है, तो फंड की खामी रहती है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। नंबर 3 आई वुड से इज़ जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको टारगेट इन द सेंस उनको जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। और जो ब्रॉडर क्लाइमेट एडाप्टेशन की एफर्ट्स हैं तो उसके साथ जो इंटीग्रेशन है इसकी कमी नज़र आती है। तो बिल्डिंग रेजिलियंस टू राइजिंग टेम्परेचर इज़ नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, उसके लिए तो है, इसी के साथ साथ जो लोगों का लाइवलीहुड है, ग्रोथ है और हेल्थियर फ्यूचर को सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आई ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th टॉपिक, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। एनालाइज द causes and consequences of food waste in India and suggest measures to address this issue effectively. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जिसको आप कहते हैं FWIR 2024, जो 2024 का रिपोर्ट है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसने ये रिवील किया है कि पूरी दुनिया में पता है 1.05 बिलियन टन जितना फूड 2022 में वेस्ट किया गया। जितना फूड अवेलेबल है ना उसका लगभग 20% जितना होता है ये 1.05 बिलियन टन। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश जो है वो टॉप पर आता है। नंबर 1 पर अगर कोई देश है जो फूड वेस्टिंग में है तो नंबर 1 इज चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कोई देश है तो दैट इज हमारा कंट्री इंडिया।
पर कैपिटा हाउस होल्ड फूड वेस्ट की बात करें, हर एक घर में हर साल लगभग 55 किलो जितना फूड हमारे देश में वेस्ट होता है। यूएसए सबसे ज़्यादा टेबल पर से जो कहते हैं ना फूड, राइट, प्लेट वेस्ट जो कहते हैं, तो यूएसए सबसे ज़्यादा है, 73 किलो जितना वहाँ पर वेस्ट होता है, हमारे यहाँ पर 55 किलो, जस्ट इमेजिन। और फूड वेस्ट जो है, और फूड वेस्ट और फूड लॉस में एक डिफरेंस है। फूड वेस्ट का मतलब है जो चीज़ें हम खा सकते हैं, खाद्य चीज़ें हैं, एडिबल इन एडिबल पार्ट्स जो होते हैं, तो इसको डिस्कार्ड किए जाना फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, रेस्टोरेंट्स, हाउस होल्ड्स। और फूड लॉस जो है ये सप्लाई चेन की वजह से, पुअर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, फूड सड़ जाता है, राइट, हैंडलिंग में बिखर गया, गिर गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसको फूड लॉस कहते हैं। दिस इज़ अ बिग बिट डिफरेंस। अब ट्रिलियन डॉलर जितना फूड जो है वो ट्रिलियन डॉलर वर्थ का फूड जो है वो हर साल ग्लोबली वेस्ट होता है। और 783 मिलियन लोग जो हैं वो हंगर फेस करते हैं इस दुनिया में। और हमारे देश की बात करें तो इंडिया डिस्कार्ड्स 78 मिलियन टन्स ऑफ फूड एन्युअली। हमारे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं। हमारे देश में ये कितनी सारी योजनाएं चल रही है, देन एज वेल यू विल फाइंड, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हमारे देश में आज भी भरपेट खाना मिल रहा है, राइट। बहुत सारे देश, हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, उनको कई बार खाना मिल जाता है लेकिन वो न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं रहता है। तो बीइंग ए लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, हमारे देश में लोग भूखा सोना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन है लेकिन इसके बावजूद भी फूड इनसिक्योरिटी है। हाउस होल्ड वेस्ट जो है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ओवर परचेसिंग, इम्प्रॉपर मील प्लानिंग, लिमिटेड स्टोरेज, कल्चरल हैबिट्स ऑफ एक्सेस फूड प्रिपरेशन। खास करके शादियों में जब हम जाते हैं, इतने सारे काउंटर्स, पंजाबी, इटालियन, अमेरिकन, ये वो, कितना सारा खाना होता है। लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई करते हैं। मिठाइयाँ एक एक पीस 50 रुपये 100 रुपये का होता है। लोग ने एक बाइट ली क्योंकि मुफ्त में है, राइट, तो एक बाइट ली, नहीं पसंद आया, छोड़ दिया प्लेट में। उसी चीज़ के अगर पैसे देने पड़ते तो वो पूरा खा जाते हैं, आई एम श्योर। लेकिन क्योंकि आपकी जेब में से पैसे नहीं जा रहे, 1500 रुपये की थाली, 2000 की थाली खाने का मौका मिल रहा है, तो वेस्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिएगा कितना सारा फूड वेस्ट होता है, प्रीमियम फूड, टॉप क्वालिटी का फूड। अर्बन रिटेल मार्केट्स जो हैं तो इसमें पुअर रेफ्रिजरेशन, शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फूड वेस्ट होता है। 61% ऑफ ग्लोबल फूड वेस्ट ओकर्स एट हाउस होल्ड लेवल। कंज्यूमर एजुकेशन, बेटर फूड मैनेजमेंट, ये सारी प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ फूड प्रोडक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव रहता है। इसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और जब फूड वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ फूड नहीं, वो सारे जो रिसोर्सेस हैं उनको भी वेस्ट करते हैं। भारत में फूड वेस्ट जो है ये टोटल म्यूनिसिपल वेस्ट का 10 से 12% जितना जो वेस्ट है ये फूड वेस्ट होता है। और इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन जो है वो एमिट होता है। फूड लॉस और वेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैस में इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबली, इट इज़ 8 to 10%। ये हमारे देश की बात नहीं है, इन जनरल पूरी दुनिया की बात है कि टोटल फूड लॉस और वेस्ट जो है इसकी वजह से 8 से 10% जितना एनुअल ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट होता है। और अगर ये ग्रीन हाउस गैस जो फूड वेस्ट और लॉस की वजह से एमिट होता है, अगर ये एक देश होता तो 3rd नंबर पर ये देश आता। समझ रहे ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर फूड लॉस और वेस्ट जो है एन्यूअल, हमारे देश का नहीं पूरी दुनिया का, उसको जस्ट इमेजिन कि वो जितना हो रहा है वो किसी एक देश से हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में तीसरे नंबर 1 पर चाइना है, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद ये फूड लॉस एंड वेस्ट आता। और फूड वेस्ट जो है इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है ज़ीरो हंगर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जो है रिड्यूस फूड वेस्ट, ये दोनों जो हैं इसको हम अचीव नहीं कर पाते। सोशल इनजस्टिस है ये फूड वेस्ट को करना। और राइजिंग टेम्परेचर, इरेटिक मानसून्स, वेदर शॉक्स, ये सारी चीज़ों की वजह से, अभी जो हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, इन सारी चीज़ों की वजह से तो वेस्ट और ज़्यादा होगा। तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमें चाहिए यहाँ पर, राइट। इसमें इंडिविजुअल एक्शंस चाहिए, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स चाहिए। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो मेक श्योर कि आप कभी फूड को वेस्ट ना करें। जितना खाना खा सकते हैं उतना ही लीजिए, राइट। लेफ्ट ओवर्स नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको रिसाइकल कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं तो डू दैट, राइट। अगर कोई खाना है आपको लग रहा है कि आप नहीं खा सकते तो डोनेट इट। देयर आर सो मेनी पीपल हंग्री आउट देयर। गवर्नमेंट को कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेसेस जो हैं तो उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फ्रांस में ऐसी एक सिस्टम है कि वहाँ की जो
क्या कहते हैं उसको, नॉट कैश एंड कैरी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, सुपर मार्केट्स, वहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर ब्रेड्स, अंडे, मीट, मिल्क, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर कोई दूध की बोतल लेट्स से हैं और आज रात को 12 बजे वो दूध की बोतल जो है वो एक्सपायर होने वाली है, राइट, 3 दिन के बाद एक्सपायर होती है ना, 3-4 दिन के अंदर, तो अगर वो एक्सपायरी डेट आज की है तो शाम 6-8-9 बजे तक वो क्या करेंगे, अगर कोई ख़रीद नहीं रहा है तो फिर वो चैरिटीज़ को दे देंगे, जो गरीब लोग हैं उनको वो दे देंगे, ताकि एटलीस्ट उनके पेट में जाए, वो वेस्ट ना हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर, और आज जो हम इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं तो अवेयरनेस ही जनरेट कर रहे हैं ना हम, कि ये फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वी नीड all of us, we need to work on this thing. So that's basically everything as far as today's discussion is concerned. ये 5 टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इनको डिस्कस करने में थोड़ा वक्त भी लगा है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा 5-7 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुकी है, बट एनीवेज आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी है, isn't it? So that's everything from my side. Thank you very much for your love and support, and please don't forget to like, शेयर एंड कमेंट। ऑफ कोर्स आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। जय हिंद।